सभी को जोहार। आज से हम लोग अध्ययन करते हैं भाषा विज्ञान के बारे में। भाषा विज्ञान क्या है, भाषा क्या है, कैसे इसका विकास हुआ भाषा का और क्यों आवश्यक है, इस सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भाषा विज्ञान अध्ययन से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिससे हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो भी मानसिक जो विचार होते हैं उनको हम लोग दूसरे तक प्रकट करते हैं, यही भाषा है। चाहे भाषा शाब्दिक हो, अशाब्दिक हो, सांकेतिक हो, किसी भी भाव से हम लोग अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट करते हैं, यही भाषा है। भाषा की कुछ परिभाषाएं हैं जिससे कि जितने भी भाषाविद हुए उन लोगों ने भाषा की कुछ परिभाषाएं दी है। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहते हैं विचार आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है। मतलब जैसे ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, वो विचार है जो आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है, किंतु जब वही ध्वन्यात्मक हो जाती है और होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये पूछा जाता है कभी कभी, भाषा की परिभाषा किसने दी थी? भोलानाथ तिवारी ने। मारिया एवाई तथा फ्रैंक ज्ञानोर के अनुसार भाषा उन सार्थक और विश्लेषण समर्थ मानवोचित ध्वनियों को कहते हैं जिनका प्रयोग मानव विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए करता है। ठीक है। फिर डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों उच्चारण किए गए वर्णात्मक तथा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों का प्रकट करती है। साधारण सी बात है कि भाषा क्या है, तो अपने विचार जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही भाषा है। इसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इन परिभाषाओं को कुछ को याद कर लेना है, जैसे प्लेटो की, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, तो याद कर लेना है। अगर कभी पूछा गया तो ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं भाषा विज्ञान के बारे में। भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान क्या है? किसी भी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन कैसे होता है? तथ्यों के आधार पर, जो साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं उसके आधार पर, आंकड़े जो इकट्ठे होते हैं उनके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो भाषा का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वही भाषा विज्ञान है। तो ये कैसे होता है इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। पहले कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। ये तो अक्सर पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे है भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। जिस भाषा के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति, विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषयों में सिद्धांतों का निर्धारण हो, वही भाषा विज्ञान है। ठीक है। ये परिभाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं, इन्होंने ये पूछा जाता है कभी कभी, भाषा रहस्य किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास, उसके ह्रास का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन ये व्याख्या करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। मंगल देव शास्त्री के अनुसार तुलनात्मक भाषा शास्त्र, इनकी किताब का नाम है तुलनात्मक भाषा शास्त्र। भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा
किसी विशेष भाषा की रचना और इतिहास का, और अंततः भाषाओं या प्रादेशिक भाषाओं के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक विचार किया जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये याद रखना होगा, ये पूछा जाता है। उनकी पुस्तक बुक का नाम है भाषा विज्ञान। इसमें है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी विषयों में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। भोलानाथ तिवारी की परिभाषा ये याद रखनी है, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो यहाँ तक तो बस यही हुआ कि भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन ही भाषा विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे कैसे लोग देखते हैं। पहला है जो सिलेबस में भाषा विज्ञान के क्षेत्र और उसके प्रकार। तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र क्या होना चाहिए? जहाँ तक भाषा का क्षेत्र है वही भाषा विज्ञान का क्षेत्र होना चाहिए। भाषा जहाँ तक भी फैली हुई है वहाँ तक हम लोग उस भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, तो वही उसका क्षेत्र हो गया। जो भाषा विज्ञान, जो भाषा का क्षेत्र है वही भाषा विज्ञान का भी क्षेत्र है। मानव की भाषा का जो क्षेत्र है वही भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। क्लियर है? संसार भर के सभ्य असभ्य मनुष्यों की भाषाओं और बोलियों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। संसार भर में जितने भी सभ्य और असभ्य बोलियां हैं उन सबके का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान केवल सभ्य साहित्यिक भाषाओं का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु असभ्य बर्बर असाहित्यिक बोलियों का भी वो अध्ययन करता है, जो प्रचलन में है अथवा जो लुप्त हो गई हैं। उन सारी चीज़ों का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये क्लियर हो गया कि भाषा जहाँ तक भी फैली हुई है, फैली हुई थी या फ्यूचर में जहाँ तक भी फैलेगी, विस्तार कैसे होगा, सारे चीज़ों का जहाँ तक अध्ययन किया जाएगा, जहाँ तक भाषा का अस्तित्व पाया जाएगा, वो पूरा क्षेत्र भाषा विज्ञान का है। ठीक है। प्रकार, ये कभी कभी पूछता है कि सामान्य भाषा विज्ञान, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ये सब प्रकार के बारे में पूछता है। तो पहला जैसे लेते हैं भाषा विज्ञान के प्रकार। पहला प्रकार है सामान्य भाषा विज्ञान। सामान्य भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का सामान्य रूप का अध्ययन किया जाता है। जैसे भाषाएं कैसे सबसे पहली जन्मी होंगी, फिर प्रारंभिक जो भाषा है उसका स्वरूप कैसा रहा होगा, फिर भाषा में किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार परिवर्तन हुआ, ये सारा कुछ इसमें सामान्य रूप से पढ़ा जाता है। तो इसमें कई भाषाओं का अध्ययन किया जाता है, कैसे इनकी उत्पत्ति हुआ, कैसे विकास हुआ, कहाँ तक इसका क्षेत्र फैला, इसको सामान्य रूप से इसका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। इसमें है कि भाषा जिस रूप में बोली जा रही है उसका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो भाषा शुद्ध है या अशुद्ध, इससे मतलब नहीं है। जैसे अगर हिंदी को ही ले लिया जाए तो उत्तरी भारत की हिंदी, मैदानी भाग की हिंदी, पहाड़ी भाग की हिंदी, ये सब हिंदी में अंतर पाया जाता है। कहीं कहीं मैं का प्रयोग किया जाता है, जैसे मुंबई वगैरह में ये किया जाए तो उनमें मैं का प्रयोग किया जाएगा। दिल्ली वगैरह में भी मैं का प्रयोग किया जाता है, और हमारे बिहार झारखंड में हम का प्रयोग किया जाता है। तो उसका अध्ययन भाषा जिस रूप में है, जिस रूप में पाई जा रही है या जिस रूप में पाई गई थी, उसका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो भाषा शुद्ध रूप में थी या अशुद्ध रूप में, इससे मतलब नहीं है। तो ये हो गया वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। नेक्स्ट हो गया जैसे
एककालिक भाषा विज्ञान और बहुकालिक भाषा विज्ञान। एककालिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक काल में, किसी एक समय में, या तो 19वीं शताब्दी हो गया या 20वीं शताब्दी हो गया, उसमें से भाषा का किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार उसका प्रसार हुआ, ये सब का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया एककालिक। बहुकालिक, बहुकालिक में क्या हो गया कि 19वीं शताब्दी से पहले या 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में ये सब सारा कुछ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि जैसे हिंदी को ही ले लिया जाए तो 18वीं शताब्दी की हिंदी कैसी थी, 19वीं शताब्दी की कैसी थी, 20वीं की कैसी और 21वीं की अब कैसी हो रही है। ये सब बहुकालिक हो गया। लेकिन एककालिक में क्या हो गया, किसी एक काल में, किसी एक युग में ये सब किया जाता है। ठीक है, क्लियर है कि एककालिक में हो गया कि मतलब कि भाषा का एक काल में का अध्ययन हो गया, और बहुकालिक में हो गया कि 2-3 कालों का अध्ययन कर उसमें तुलना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में क्या है कि 2 या 2 से अधिक भाषाओं की तुलना करके उसका ध्वनि, शब्द तथा व्याकरण की समानताओं का पता लगाते हैं, है ना। फिर उसमें जो उनके आधार पर जो भी मतलब कि समानताएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, और उनका विकास किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार उनके जो मतलब कि जब शुरुआत एक से हुई तो फिर धीरे धीरे वो अलग कैसे हो गई, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक, साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो 2 या 2 से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक जब अध्ययन किया जा रहा है, उसके उद्भव से लेकर उसके विकास तक का और आज की स्थिति तक का, तो ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट आता है सैद्धांतिक भाषा विज्ञान। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान में भाषा विषयक विभिन्न सिद्धांतों, जैसे उसमें हो गया विभिन्न सिद्धांत, भाषा की संरचना, भाषा का प्रयोग आदि का इसमें मतलब कि अध्ययन किया जाता है। इसमें है कि भाषा सीखने, कोश बनाने, अनुवाद करने और किसी रचना की जो शैली है उसको विकास करने में ये मदद करता है। मतलब कि भाषा का जो सिद्धांत है उनकी संरचना संबंधी सिद्धांत, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे भाषा विज्ञान के जो सिद्धांत हैं सब, तो ये सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया भाषा विज्ञान उसके क्षेत्र। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाषा विज्ञान अध्ययन से क्या क्या लाभ है। तो भाषा विज्ञान के अध्ययन से जैसे हम क्या लाभ उठाते हैं कि अपना जो भाषा जो हम लोग परिचित हैं, चिर परिचित हैं, उस भाषा में जो भी मतलब कि शंका है उसकी तृप्ति हम लोग की हो जाती है। जैसे कभी कभी जो हिंदी भाषा भी हम लोग बोलते हैं ना, तो किसी शब्द का विकास ये कैसे हुआ होगा, ये सब की जानकारी मिल जाती है। फिर उसके बाद यदि देखा जाए तो ऐतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक संस्कृति का परिचय। पुरानी भाषाओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो पता चलेगा कि वहाँ की जब वो भाषा प्रचलित थी तो वहाँ की संस्कृति कैसी रही होगी उस समय की, उस समय की संस्कृति, उस समय जो जैसे पुरानी हिंदी को अगर देखा जाए, पुरानी हिंदी भाषा, उसमें संस्कृत के बहुत सारे शब्द आते थे, अरबी के, उर्दू के बहुत सारे शब्द आते थे। वो शब्द आज भी हैं लेकिन प्रचलन में कम है, तो हम लोग को पता चल जाता था। किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानसिक विकास का भी परिचय है। ये भी बात सही है कि भाषा, इसके अध्ययन से हम लोग किसी जाति और उसकी मानवता का कैसे विकास हुआ। जैसे किसी पुरानी भाषा को ही ले लिया जाए, पुरानी भाषा के अध्ययन से हम लोग उसकी संस्कृति का पता चला, तो जैसी संस्कृति के अनुसार ही मनुष्य के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उससे फिर मानवता या मानसिक विकास कैसे हुआ वो भी पता चल जाएगा भाषा के अध्ययन से। प्राचीन साहित्य का अर्थ, उच्चारण और प्रयोग
संबंधों और समस्याओं का समाधान। पुराने साहित्य का अध्ययन कर हम लोग को ये पता चलता है कि साहित्य कितने डेवलप्ड थे, कितने अच्छे अच्छे साहित्यों की रचना की गई, ये सब का हम लोग को पता चलेगा। उसका उच्चारण शब्दों का कैसे किया गया, प्रयोग उस समय कैसे होता था और उसका प्रयोग आजकल कैसे हो रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। विश्व के लिए एक भाषा सिद्धांत, जैसे पूरे विश्व भर में तो 3000 से ऊपर भाषाएं हैं, तो फिर भी एक दूसरे से संपर्क के लिए कुछ संपर्क भाषाओं का भी जन्म हुआ। जैसे इंग्लिश की भी एक संपर्क भाषा के रूप में पूरे विश्व भर में फैली हुई है। हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अगर लिया जाए तो भी 4 संपर्क भाषाएं आते हैं, जैसे पाँच परगना, नागपुरी, कुरमाली, खट्टा, ये सब संपर्क भाषाएं हैं। जातीय भाषा रहते हुए भी ये सब 4 हमारी संपर्क भाषा है, जो दूसरे जाति के लोगों से संपर्क बनाने के लिए इनका विकास किया गया। उसी प्रकार विश्व में एक भाषा का विकास का यही अर्थ हो गया कि कैसे विश्व के अन्य भाषा के भाषियों से किस प्रकार संपर्क साधा जाए, तो उसका विकास कैसे हुआ। अनेक भाषाओं के शब्दों को उठाकर एक भाषा का विकास किया गया, ये सब इसमें लाभ मिलता है। विदेशी भाषाओं को सीखने में सहायक, विदेशी भाषाओं को सीखने में भी सहायक। जब भाषा विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा तो विदेशी जितनी भाषाएं हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब हो गई, तो उनको उनका ग्रामर को सीखने में सहायता मिलती है। ग्रामर सीखने के बाद फिर भाषा सीखने में भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुवाद करने वाली, स्वयं टाइप करने वाली एवं इसी प्रकार के मशीनों के विकास और निर्माण में सहायक। हाँ, आधुनिक युग में जब तकनीकी का इतना विकास हो गया है तो किसी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन कर ही हम लोग ये मतलब कि टाइप मशीन का विकास हम लोग कर सकते हैं, या किया है कि कैसे स्वयं टाइप करने वाली मशीन का भी विकास किया जाए। आजकल तो होता क्या है कि मुंह से बोल देने से टाइप हो जाता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिया गया होगा कंप्यूटर में, मोबाइल में, कि बोल देने से ही टाइप हो जाता है। तो ये सब का विकास भाषा विज्ञान से ही ये सब विकसित हुआ है। भाषा विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही इन सारे तकनीकों का विकास किया गया है। नेक्स्ट है भाषा लिपि आदि में सरलता, शुद्धता और दृष्टि में परिवर्तन और परिवर्धन में सहायक। ये भी बात भी सही है। अब किसी भी भाषा की लिपि, सब भाषा की लिपियाँ होती हैं अलग अलग, तो उन भाषा की लिपि में क्या सरलता है लिपि को सीखने में। जैसे तमिल भाषा की लिपि को सीखने में सहायक होगी भाषा विज्ञान के अध्ययन में, या और भी तेलुगु, तमिल, मराठी, जबकि अलग अलग लिपियां हैं, उनको सीखने में सहायक होगी। फिर उन लिपियों को शुद्ध रूप से जानने के लिए, उन भाषाओं को शुद्ध रूप से जानने के लिए, ये सब क्षेत्र में भाषा विज्ञान का अध्ययन लाभप्रद सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग भाषा विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करेंगे।